कहा जाता है कि इंसान अपने घर में सबसे ज़्यादा महफूज होता है, खासकर तब जब उस घर के बाहर फौज का पहरा हो और सरकार का हाथ उसके सर पर हो। जून 1987, लाहौर, पाकिस्तान। जगह मॉडल टाउन का एक बेहद खास इलाका। यह वह जगह थी जहां परिंदा भी आईएसआई की इजाज़त के बिना पर नहीं मार सकता था। सुबह के 6 बज रहे थे। अब्दुल खान नमाज पढ़कर बाहर निकला। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसको खबर नहीं थी कि उसकी मौत उसका पीछा करते हुए 7 समुंदर पार आ चुकी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल उसके करीब आती है। उस मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठे थे। दोनों ने पाकिस्तानी रेंजर की वर्दी पहन रखी थी। बाइक रुकती है और रेंजर्स की वर्दी पहने उन शख्स ने अपनी पिस्टल निकाली और लगातार 9 गोलियां अब्दुल खान के सीने में उतार दी। आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। जनरल से लेकर अफसर तक हिल गए, क्योंकि मारने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं थे। ये थे भारत की खुफिया एजेंसी रा की वो जाबाज शेर, जिन्होंने कसम खाई थी कि घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हॉर्नेट। साल 1984, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक देश सुलग रहा था। हम अपने जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, लेकिन 7 समंदर पार लंदन और पेरिस के आलीशान होटलों में बैठे भारत के दुश्मन शैंपेन खोल रहे थे। ये वो लोग थे जो आईएसआई के टुकड़ों पर पल रहे थे। इनका सिर्फ मकसद भारत के कई टुकड़े करना था। लेकिन दिल्ली में रा के हेडक्वार्टर में अब खामोशी नहीं, तूफान पल रहा था। फाइलें बंद कर दी गई थी। जिम्मेदारी एक ऐसे अफसर को दी गई जिसके लिए कानून से बड़ा देश था। नाम था संजीव जिंदल। संजीव जिंदल दुनिया के लिए पेरिस में तैनात एक आम भारतीय डिप्लोमेट थे, लेकिन उनकी असली पहचान फाइलों में दर्ज नहीं थी। जिंदल को खबर मिली कि लंदन में बैठा अब्दुल खान और बीएन संधू भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। जिंदल ने दिल्ली हेडक्वार्टर में अपने बॉस अनुज भारद्वाज से संपर्क किया। बातचीत बहुत छोटी थी, मगर इरादे बहुत बड़े। मिशन का कोड नेम ऑपरेशन हॉर्नेट रखा गया। दुश्मन को तोड़ने की शुरुआत ऑस्ट्रिया के वियना से हुई। निशाने पर आसिफ खान था, वो आदमी जो इन आतंकियों की रगों में पैसों का खून दौड़ाता था। आसिफ तक पहुंचना नामुमकिन था। उसकी सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं थी। इसलिए जिंदल ने वो हथियार चुना जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य झुक गए, हनी ट्रैप। मैदान में रा की एक खास एजेंट उतरी, जिसका कोड नेम सोफी था। खूबसूरती ऐसी कि किसी की भी नज़र ठहर जाए और दिमाग ऐसा कि अच्छे अच्छों को मात दे दे। सोफी ने आसिफ खान के पसंदीदा बार में जाना शुरू की। मुलाकातें बढ़ी, दूरियां घटी। आसिफ को लगा कि वह सोफी का शिकार कर रहा है, लेकिन असल में वह खुद सोफी का शिकार बन रहा था। एक सर्द रात आसिफ ने सोफी को अपने विला में इनवाइट किया। जाम टकराए, बातें हुई, लेकिन उस रात के बाद आसिफ खान के लिए कभी सुबह नहीं हुई। अगले दिन आसिफ अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। सोफी गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट आया। न कोई जहर का निशान, न कोई फिंगरप्रिंट। दुश्मन का कोषाध्यक्ष मारा जा चुका था और किसी को भनक तक नहीं लगी। पैसे रुकते ही आतंकियों के खेमे में हड़कंप मच गया, लेकिन जिंदल रुकने वालों में से नहीं थी। अब बारी थी लंदन में बैठे मोहरों की। रा के एजेंट्स ने एक ऐसा जाल बिछाया कि आतंकियों के बेडरूम तक उनकी नज़र थी। उनके नौकर, उनके ड्राइवर सब रा के लिए काम कर रहे थे। एक एक करके सबको चुन चुन कर तोड़ा गया। अगस्त 1985 में आतंकी हरबख्श सिंह की कार का एक रहस्यमय एक्सीडेंट हुआ। वो अपनी कार में जिंदा जल गया। वीएन संधू को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रा ने सारे सबूत एक प्लेट में सजाकर उन्हें दे दिया था। नेटवर्क तबाह हो चुका था। सिर्फ एक सरगना बचा था, अब्दुल खान। वह लंदन से दुम दबाकर पाकिस्तान भाग गया। उसे लगा आईएसआई की गोद में महफूज होगा, लेकिन वह भूल गया था कि रा के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रा ने तय किया कि अब्दुल खान की मौत एक्सीडेंट नहीं होगी, वो एक संदेश होगी, दुनिया को बताने के लिए कि दुश्मन कहीं भी छिप जाए,
हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। और फिर जून 1987 की वह सुबह आई। लाहौर की सड़कें ऑपरेशन हॉर्नेट के अंजाम की गवाह बनी। अब्दुल खान की लाश के साथ ऑपरेशन हॉर्नेट पूरा हुआ। यह उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्हें न कोई मेडल मिला न कोई शोहरत, लेकिन उन्होंने देश के दुश्मनों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो आज भी भारत का नाम सुनकर कांपते हैं। अगर आपको भारत के इन निडर जांबाजों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि दुनिया को पता चल सके कि हमारी ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत।